दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फ्लर्टी वाइफ्स रूड हीरो एपिसोड 27। आई विल किल यू और गर्म सांसे से धड़कनों का बढ़ना। तंज को घूरते अमायरा का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। अमायरा तंज को उंगली दिखाकर बोली, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो। तुम ऐसा कैसे? तभी तंज उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कोल्ड आवाज में बोला, तो फिर आज के बाद कभी मुझे थैंक यू या सॉरी मत कहना। अगर तुम्हें कभी थैंक यू या सॉरी फील हो तो उसे प्रैक्टिकल करके दिखाना, और प्रैक्टिकल करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह है मेरे साथ सोना। अमायरा को लग रहा था उसका बीपी हाई हो रहा है। वो इस बार दांत पीसकर बोली, तुम क्या सभी के साथ ऐसे बर्ताव करते हो क्या? जब भी कोई तुम्हें सॉरी या थैंक यू बोलता है तो तुम ऐसा ही उसे खुद के साथ सोने के लिए कहते हो? तंच अमायरा के चेहरे को देखते हुए फिर उसके होठों को मसल कर बोला, नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकती हो और कोई नहीं। तुम काफी खुश नसीब हो, वरना बाकियों को तो सॉरी या थैंक यू कहने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं उन्हें मार डालता हूँ। जिस तरीके से तंच बोल रहा था, ऐसा लग रहा था वो सच में ऐसा कर देगा। अमायरा अपनी थूक को गटकने लगी। मगर फिर अमायरा तंच के कॉलर को पकड़कर उसके बेहद करीब जाकर धीमी मगर वार्निंग भरी आवाज में बोली, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं कोई डरपोक लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, समझे? तो मुझे डराने की कोशिश कभी भी मत करना और मेरे बच्चों को अपनी तरह करने की भी कोशिश मत करो। इतना कहकर अमायरा त्रांच को गोद में लेने की कोशिश करती है, मगर त्रांच एक गद्दार की तरह तंच से चिपक गया। ये देखकर अमायरा का गुस्सा बढ़ गया। वो तंच को घूर कर बोली, तुमने आखिर मेरे बेटे को क्या जड़ी बूटी पिलाई है कि वो तुम्हें छोड़ ही नहीं रहा है? वो ऐसा कभी नहीं करता था। उसे सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ मुझसे था, मगर तुमने आते ही उस पर कोई जादू कर दिया है। कह रही हूँ, मेरे बेटे से दूर रहो। त्रांच उसी वक्त अमायरा को देखता है तो अमायरा मुंह बनाकर बोली, धोखेबाज बच्चे, मैं तुम्हें सुलाती हूँ, तुम्हें नहलाती हूँ और तुम्हें फीड कराती हूँ। फिर भी तुम इस इंसान से चिपक रहे हो। सुन लो, अब से और अभी से मैं तुम्हें फीड नहीं कराऊंगी। जिससे चिपक रहे हो उससे बोलो, वही तुम्हारे लिए सब करेगा। हो। तंच दूसरी तरफ देखने लगा, यहां तक कि त्रांच भी। अमायरा का रोने का मन कर रहा था। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वह हैरान हो जाती है और कमरे के बाहर जाती है। जैसे ही उसने हाल में देखा, वो और भी ज्यादा हैरान हो गई। हाल में निशांत जमीन पर लेटा था। वो अपने चेहरे को ढक रहा था। स्माइली उसकी पीठ पर बैठी उसे पीट रही थी। कर्ष, तक्ष और अंश भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। कर्ष तो उसके बालों को नोच रहा था और तक्ष और अंश उसके चेहरे के साथ उसके हाथों की उंगलियों पर बाइट कर रहे थे। निशांत चिल्लाते हुए बोला, अरे कोई तो बचाओ इन जंगली ज़ॉम्बी से मुझे, ये सब तो मेरे पीछे पड़ गए। गॉड हेल्प मी। गार्ड्स कुछ ही दूरी पर खड़े थे, मगर कोई भी हेल्प के लिए आगे नहीं आया। अमायरा जल्दी से भागते हुए गई। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? उसकी आवाज सुनते ही सारे बच्चे रुक गए। कर्ष, तक्ष और अंश अपने घुटने के बल जल्दी से चलते हुए अमायरा की तरफ जाने लगे। तीनों जोर जोर से रोने लगे थे, जैसे उन्हें पीटा गया हो। अमायरा जल्दी से घुटने के बल बैठकर उन तीनों को गले लगा लेती है और उनके आंसू पोंछकर तीनों के माथे पर बारी बारी से किस करती है और बालों को सहलाकर प्यार से पूछती है, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मैं तो यहीं पर हूं ना। चलो तुम्हारे भाई से मिलते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। मगर तीनों बच्चे निशांत की तरफ इशारा करते हैं। स्माइली भी जल्दी से भागते हुए अमायरा के पास आती है और निशांत की तरफ इशारा करके शिकायती लहजे में बोली, मम्मा, यह अंकल हमें घर के अंदर नहीं आने दे रहे हैं और यह हमें डांट भी रहे। इन्होंने कहा है कि यह उनका घर है, इसलिए हम अंदर नहीं आ सकते। फिर कर्ष आंसू भरी आंखों से निशांत की तरफ देखकर बोला, मम पिटी पिटी, मम पिटाई पिटाई। वो अमायरा को बता रहा था कि निशांत ने उसे मारा है। अमायरा गुस्से में निशांत को देखते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? निशांत घबरा कर बोला, तुम्हारे ये ज़ॉम्बी बच्चे बहुत खतरनाक हैं। इन्हें लो मेरे घर से जाओ। आखिर क्या गलत किया मैंने? अमायरा बच्चों को बैठाकर अपनी जगह पर खड़ी होती है, फिर अपनी मुट्ठी बनाकर निशांत के पास जाकर उसके मुंह पर पांच मारते हुए बोली, अपना मुंह बंद रखो। ऊपर तुम्हारा वो दोस्त मुझे परेशान कर रहा है और यहाँ तुम मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हो। वो जबरदस्ती मेरे बच्चे को अपने घर में रख रहा है और तुम यहाँ मेरे बाकी बच्चों को घर से निकाल रहे हो। इतना कहकर वह एक और मुक्का निशांत को मार देती है। निशांत के गालों पर मुक्के का निशान साफ दिख रहा था। उसे काफी तेज दर्द हुआ और वो दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर गया। निशांत को पिटते हुए देखकर कर्ष, अंश, तक्ष और स्माइली ताली बजाकर हंसने लगे। निशांत और अंश को गुस्से में देखकर बोला, ज़ॉम्बी कहीं के। तभी अमायरा उसके पैर पर एक और किक मारकर बोली, खबरदार, अगर फिर से मेरे बच्चे को ज़ॉम्बी कहा तो तुम ज़ॉम्बी हो, तुम्हारा पूरा खानदान भी ज़ॉम्बी है।
और ऊपर रूम में बैठा तुम्हारा वह दोस्त भी ज़ॉम्बी। इतना कहते हुए उसने फिर से उसके पैर पर मार दिया और वही तक्ष हंसते हुए जमीन पर लोटपोट हो जाता है। स्माइली खुश होकर बोली, मम्मा और मारिए इन अंकल को। वही निशांत खुद को बचाने के लिए किसी तरह उठ जाता है। उसने देखा तंच ट्रांच को लेकर नीचे आ रहा था। उसे देखते ही निशांत की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से भागते हुए गया और तंच के पीछे छिपते हुए कमजोर सी आवाज में बोला, मुझे बचा लो इस पागल लड़की से। यह मुझे बेवजह मार रही है और इसके ये ज़ॉम्बी बच्चे भी पागल हैं। तभी अमायरा गुस्से में अपनी सैंडल उसके ऊपर फेंक कर बोली, तुम किसे ज़ॉम्बी कह रहे हो? तंच ने भी गुस्से में निशांत को देखा और फिर उसके पैर पर एक किक मारकर सर्द आवाज में बोला, माइंड योर लैंग्वेज, अदरवाइज मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। ये सुनकर निशांत को यकीन नहीं हो रहा था कि ये शब्द तंच ने कहे थे। वो किसी पत्थर की तरह अपनी जगह जम गया। उसे इग्नोर करते हुए तंच जमीन पर बैठे बच्चों को देखा। अंश तो उसे देख रहा था। कर्ष बार बार अंश को लेटाने की कोशिश कर रहा था और तक्ष जमीन पर लेटकर गोल गोल घूमते हुए गीली गीली कर रहा था। फिर तंच अमायरा को देखता है। उसने त्रांच को अच्छे से पकड़ा और ऑर्डरिंग टोन में अमायरा से बोला, वाइफी, तुम आज से यही मेरे साथ रहोगी। मुझे आगे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। मेरे घर में पर्सनल हॉस्पिटल है। अगर त्रांच की कंडीशन फिर से बिगड़ती है तो हम डायरेक्ट उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अमायरा जवाब देना चाहती थी, मगर जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे बिल्कुल सही लगा। पर तभी उसे दृष्टि का ख्याल आया। वो पूछने ही वाली थी कि अचानक तंच ने उसे घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, वो ठीक है। अमायरा हैरान होकर मुंह बनाकर बोली, तुम्हें कैसे पता मैं किसके बारे में पूछ रही हूं? तंच उसे इग्नोर कर देता है और डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगता है। अमायरा अपने नाक को सिकोड़ते हुए बोली, खरूस। अगले दिन अमायरा की जोरदार चीख पूरे घर में गूंज रही थी। निशांत जो डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहा था, खाना उसके गले में अटक गया और वो खांसने लगता है। वही तंच सोफे पर बैठा था। उसने बिजनेस सूट पहना था। वो बिल्कुल एक खड़ूस और डोमिनेटिंग राजा की तरह लग रहा था। उसने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाया था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो ब्लैक कॉफी पी रहा था और उसके एक हाथ में उसका फोन था। उसके ठीक बगल में तक्ष, अंश, त्रांच, कर्ष और स्माइली बैठे हुए थे। स्माइली ग्लास में चॉकलेट मिल्कशेक भी पी रही थी और बाकी बच्चे अपने बॉटल से अपना मिल्क पी रहे थे। सभी बहुत शांत थे और सभी को तंच ने नहलाजार क्यूट क्यूट कपड़े भी पहनाए थे, जो उसने अपने पसंद डिजाइनर से बनवाए थे। वो सभी इस तेज आवाज को सुनकर एकदम से सीधे बैठ जाते हैं और ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। तक्ष अपने बोतल को साइड में रखते हुए बोला, मम। तंच भी अपनी आईब्रो को सिकोड़कर ऊपर की तरफ देख रहा था। वह ठीक उसी वक्त अमायरा भागते हुए नीचे आई। वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। निशांत उसे देखते ही मुंह बनाकर बोला, आखिर तुम चिल्लाई क्यों? मुझे तो लगा बेड से नीचे गिर गई होगी। आखिर इतनी तेज कौन चिल्लाता है? पता है, मेरा खाना मेरे गले में अटक गया। मगर अमायरा उसे इग्नोर कर देती है। अमायरा बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि तंच बैठा है। वो हमेशा खुश होकर दृष्टि को गले लगाती थी, इसलिए वो भागते हुए गई और एकदम से तंच के ऊपर कूदते हुए उसे गले लगाकर उसके गालों पर किस करते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम्हें पता है, मुझे फिल्म में हीरोइन का रोल मिल गया, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने उस चुड़ैल को हरा दिया और फर्स्ट लीड का रोल ले लिया। उस चुड़ैल का चेहरा देखने लायक होगा। अमायरा काफी देर तक खुश होकर तंच के गले लगी रहती है। वही तंच पत्थर की तरह अपनी जगह पर जम गया था। उसका चेहरा डार्क होने लगा। उसके हाथ से ब्लैक कॉफी गिरते गिरते बची थी। वही अमायरा का कुछ गलत लगता है तो एकदम से तंच को छोड़कर उसे देखती है तो उसका चेहरा जम जाता है। वो एकदम से तंच से दूर होने लगी, मगर तंच ने अपना हाथ उसकी कमर में डालकर उसे खुद के करीब कर लिया। तंच उसे गुस्से में घूर रहा था। अमायरा के दिल की धड़कन एकदम से रुक गई थी। इसके कई कारण थे। एक तो इस कारण कि उसने खुद तंच को किस किया और दूसरा कि तंच बहुत हैंडसम लग रहा था, जिस कारण वो अट्रैक्ट हो रही थी। तीसरा, तंच उसे गुस्से में देख रहा था। त्रांच ये देखकर अपना बॉटल उठाकर मिल्क पीने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है जैसे उसे किसी चीज से कोई मतलब ना हो। मगर कर्ष, अंश, तक्ष और स्माइली एक दूसरे को देखते हैं, फिर ओ करते हुए अमायरा को देखने लगे। कर्ष तंच के गुस्से को देखकर बोला, अंडस को डैडी पिती पिती। फिर वो भी मिल्क पीने लगा। उसके कहने का मतलब साफ था कि डैडी मम्मा को मारेंगे अब। दूसरी तरफ दृष्टि को होश आ गया था, मगर इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। उसकी मुट्ठी उसके कब्जों पर कस रही थी। वो इस वक्त वार्ड के बेड पर लेटी हुई थी। उसके माथे से पसीना निकल रहा था और उसके ठीक सामने जय खड़ा था, जिसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे और वह लगातार दृष्टि को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। दृष्टि हमेशा शांत और कोल्ड स्वभाव की इंसान थी। वो कभी किसी से नहीं डरती थी, मगर पता नहीं ऐसा क्या था कि वो जय को देखकर डर रही थी। जय अपनी पॉकेट की जेब में हाथ डालकर डोमिनेटिंग अंदाज से बोलते हुए कहता है, मिस दृष्टि, तुम इतना डर क्यों रही हो? मैंने तो सुना था मिस दृष्टि, जो दृष्टि कॉर्पोरेशन की सीईओ है और मेरे फिल्म की इन्वेस्टर है, वो बहुत ही कठोर स्वभाव की है, मगर आपको देखकर तो कुछ और ही लग रहा है।
मैं तो बस आपकी आने वाली फिल्म का एक एक्टर हूँ, जो बस मेन लीड है। आपको मुझसे इतना डरना नहीं चाहिए। और आपकी हरकत के कारण लोगों को मुझ पर शक हो सकता है कि मैंने लीड पाने के लिए अपने इन्वेस्टर के साथ रात बिताई है। इतना कहते हुए वो ऊपर से नीचे तक उसे घूर रहा था। दृष्टि को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, उसका हाथ सीने की तरफ बढ़ने लगता है, उसे अपने दिल में दर्द हो रहा था। जय पानी का ग्लास दृष्टि की तरफ बढ़ाकर मिस्टीरियस तरीके से बोला, कहीं मिस दृष्टि ने कुछ गलत तो नहीं किया है, तभी तो वो इतना डर रही है। ये सुनते ही दृष्टि का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो एकदम से अपना सिर ऊपर करके जय को देखती है। जय का चेहरा उसके बहुत करीब था। वो दोनों एक दूसरे के काफी पास थे। वहीं दृष्टि के सीने का दर्द अब और भी ज्यादा बढ़ रहा था, जिस कारण उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। क्या तंच, जो अमायरा को किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो अमायरा को फिल्म में काम करने देगा? आखिर क्या छिपा रही है दृष्टि? क्या राज है जय और दृष्टि का? जानने के लिए बने रहे सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 28 वाइफी। अब मैं तुम्हें अपनी लस्ट की हद दिखाऊंगा। तंच इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा था। आज उसने दूसरा मास्क लगाया था, जो उसके माथे से लेकर उसके होठों के ऊपर तक था और उसका आधा चेहरा छुपा रहा था। उसके पतले गुलाबी खूबसूरत होंठ साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखें क्रूर लग रही थी, जिनमें कई रहस्य थे। उसके हाथ में पेपर वेट था, जिसे वो गोल गोल घुमा रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, मगर वो बहुत ही ज्यादा ठंडी नजर आ रही थी। शायद तंच के दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने पेपर वेट को अपने हाथों में घुमाते हुए सामने रखी फाइल को देखा, मगर उसे उठाकर बिल्कुल भी पड़ा नहीं। वो केवल बिना किसी भाव के उसे देख रहा था, जैसे अपनी आंखों से ही उसे भस्म कर देगा। ठीक उसी वक्त केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। तंच अपने हाथ में पकड़े पेपर वेट को हल्का सा डेस्क पर पटकता है। ये परमिशन का सिग्नल था, जिसे विश्वास अच्छे से समझता था। विश्वास केबिन के अंदर आया। उसने भी इस वक्त बिजनेस सूट पहना था। वो तंच से कुछ दूरी पर आकर अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया और तंच के चेहरे को देखने लगा। उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि जो बात उसे बतानी थी वो सोचकर ही उसे डर लग रहा था। उसने घबराते हुए मन में सोचा, कहीं ये सब सुनकर प्रेसिडेंट का बीपी हाई ना हो जाए। कहीं गुस्से में आकर इस केबिन में ही मारकर मुझे दफना दिया तो मेरा क्या होगा? जब मैं उन्हें ये बात बताऊंगा तो मुझे थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये सोचकर वो 2 कदम दूर हो गया। फिर मन में बोला, नहीं, इतनी दूरी भी ठीक नहीं है, मुझे और दूर जाना चाहिए। फिर वो केबिन के दरवाजे से चिपक कर खड़ा हो गया, ताकि अगर तंच गुस्सा करे तो भाग सके। काफी देर तक विश्वास कुछ नहीं बोला, तो तंच ने पेपर वेट उठाकर बिना देखे ही उसके ऊपर फेंक दिया। पेपर वेट सीधा विश्वास की तरफ बढ़ रहा था। विश्वास की आंखें डर से बड़ी हो गईं। पेपर वेट उसके माथे पर लगने से पहले ही विश्वास नीचे झुक गया और पेपर वेट दरवाजे से लगकर जमीन पर गिर गया। विश्वास घबराते हुए बोला, बच गया। तभी एक फाइल सीधा उसके सिर पर आकर लगी। बेचारा विश्वास उसे हड़बड़ी में पकड़ते हुए डर भरी नजरों से तंच को देख रहा था। तंच गुस्से में बोला, क्या तुम यहाँ बस मुझे परेशान करने आए हो? मुझे सख्त नफरत है जब कोई मुझे ऐसे देखता है। विश्वास डरते हुए बोला, प्रेसिडेंट, ऐसी बात नहीं है। मुझे एक बहुत बड़ी खबर मिली है। मुझे डर था कि आप गुस्से में आकर मुझे मार देंगे, इसलिए मैं बस दरवाजे के पास खड़ा था। तंच ने आंखें छोटी कर उसे देखा, तो विश्वास जल्दी से बोल पड़ा, प्रेसिडेंट, मुझे पता चला है भाभी जी जिस फिल्म में हीरोइन का रोल कर रही है, इस फिल्म में जय सर भी काम कर रहे हैं और वो हीरो का रोल निभा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तंच की आंखों में और ठंडापन आ गया। पूरे केबिन का तापमान बढ़ने लगा, मगर तंच फिर भी केवल विश्वास को ही घूर रहा था। विश्वास को लगा कि शायद उसके प्रेसिडेंट को उसकी बात समझ नहीं आई, इसलिए उसने जल्दी से समझाते हुए कहा, प्रेसिडेंट, मूवी में कई तरह के सीन होते हैं, फाइटिंग सीन, सैड सीन, यहाँ तक कि रोमांटिक सीन भी होते हैं। क्या अब आपको समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने पता किया है कि इस फिल्म में कई किसिंग सीन है, यहाँ तक कि सुहागरात वाला सीन और स्विमिंग पूल वाला सीन भी है। क्या सच में आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि भाभी जी आपके भाई के साथ ऐसे सीन करें? ये सुनते ही तंच का चेहरा काला पड़ गया था। कैबिन का तापमान, जो पहले से ही गर्म था, और बढ़ गया। विश्वास को लगने लगा कि शायद प्रेसिडेंट सच में उसे मार देगा। विश्वास ने देखा कि तंच अपनी दुनिया में खोया हुआ है पर गुस्से में भी है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझना मुश्किल था। विश्वास ने फिर से कहा, प्रेसिडेंट, क्या मेरे लिए कोई ऑर्डर है? क्या मैं ये सारे सीन हटवा दूं? तभी तंच ने अचानक एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, डायरेक्टर से कहो कि मैं इस फिल्म में इन्वेस्ट करूंगा, इनफैक्ट सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनूंगा। लेकिन इस फिल्म में और भी ज्यादा रोमांटिक सीन ऐड किए जाएं। इस फिल्म में 80% रोमांटिक सीन होने चाहिए। विश्वास को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं। वो अपने कान सहलाते हुए फिर से पूछता है, टीजे, आपने क्या कहा? जरा फिर से कहिए, शायद मैं सुन नहीं पाया। तंच पेन उठाकर सीधा उसके ऊपर फेंक देता है। विश्वास जल्दी से पेन को पकड़ते हुए घबराकर बोला, मैं समझ गया, 80% रोमांटिक सीन होने चाहिए। मैं अभी जाकर सब कुछ अरेंज करता हूँ। इतना कहकर वो तुरंत भाग गया। अब तंच पूरे केबिन में अकेला था।
मगर उसके होठों पर जो शैतानी मुस्कुराहट थी वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अपने बालों में हाथ फिराया और उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। वो अपने होठों को अंगूठे से हल्का सा छूता है और फिर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, वाइफी, तुम्हारे लिए मेरी लस्ट बढ़ने लगी है। तुम मुझे एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकती। मैं भी एक मर्द हूं, पर तुम मुझे पास नहीं आने देती। तो क्या हुआ? मेरे पास अपने तरीके हैं। अब तुम कैसे भागोगी मुझसे? इतना कहते हुए उसकी धीमी और डरावनी हंसी केबिन में गूंजने लगी। निशांत बेचारा परेशान था क्योंकि एक बार फिर बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। वो सभी से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, खासकर कर्श, तक्ष और स्माइली से। उसने गुस्से में अपने बाल नोच लिए और गद्दे पर बैठे बच्चों को देखते हुए चिल्लाया, तुम सब ज़ॉम्बी कहीं के। एक तो मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं और तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। इतना कहते ही वो गुस्से में आसपास नजर दौड़ाता है, जहां सब्जियों के साथ साथ खाना भी फैला हुआ था। निशांत उन सबको खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सभी बच्चे इतने बदमाश थे कि सब कुछ जमीन पर गिरा दिया। तक्ष जमीन पर लौटते हुए हंसकर निशांत को देखने लगा। उसके पूरे शरीर पर दाल लगी हुई थी और उसके सिर के ऊपर धनिया का एक टुकड़ा चिपका हुआ था। निशांत अपना बीपी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पहली बार उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो इस सिचुएशन से भाग नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ अमायरा बहुत खुश थी। वो इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी गोल्डन इंस्टीट्यूट के एक रूम में थी, जहां कई लोग मौजूद थे। अमायरा मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर बैठी हुई थी और उसके बगल में जय भी बिना किसी भाव के बैठा था। बाकी मेंबर्स भी आसपास बैठे हुए थे। फिल्म के डायरेक्टर मुस्कुराते हुए बोले, हम कल से शूटिंग शुरू कर देंगे और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एक और कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। अभी तक दृष्टि कॉर्पोरेशन ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, मगर अब एक और कंपनी भी सबसे बड़ी इन्वेस्टर बन चुकी है। हालांकि मैं उसका नाम नहीं लूंगा। हमने स्क्रिप्ट में भी कुछ बदलाव किए हैं, इसलिए आप सब एक बार स्क्रिप्ट देख ले। इतना कहकर उन्होंने अमायरा और जय को स्क्रिप्ट दे दी, लेकिन बाकी किसी को नहीं दी क्योंकि यह स्क्रिप्ट केवल में लीड के लिए थी। अमायरा गौर से स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, वहीं जय जैसे जैसे स्क्रिप्ट पढ़ रहा था उसे कुछ अजीब लगने लगा। तभी उसके दिमाग में एक थॉट आया, एक मिस्टीरियस इंसान ने इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्टिंग। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने अमायरा की तरफ दिलचस्पी भरी नजरों से देखा, क्योंकि उसे शायद पता चल गया था कि यह मिस्टीरियस इंसान कौन है। जय मन में डेविल स्माइल करते हुए बुदबुदाया, जल कुकड़ा लिटिल ब्रदर। इतना कहकर उसने स्क्रिप्ट को टेबल पर रखकर डायरेक्टर की ओर देखा। जय कुछ कहना चाहता था, मगर तभी डायरेक्टर ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, जय, इस फिल्म में कई रोमांटिक सीन है। तुम नए एक्टर हो, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए किसी और को चुना है जो तुम्हारी जगह ये रोमांटिक सीन करेगा। जय डेविल स्माइल के साथ अपनी भारी आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं। जब मैं इस फिल्म का हीरो हूं तो बेशक रोमांटिक सीन भी मैं ही करूंगा। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, चाहे वो मेरे जैसा ही क्यों न दिखता हो। उसने जानबूझकर ये शब्द कहे, मगर उसकी बात सुनकर डायरेक्टर का चेहरा काला पड़ गया और उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा। जय का ऑरा भी कोल्ड हो गया, जिस कारण डायरेक्टर को दबाव महसूस हुआ। मगर फिर भी डायरेक्टर ने जोर देकर कहा, लेकिन जय, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए रोमांटिक सीन सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि बाकी सारे सीन तुम्हारे लिए अच्छे रहेंगे। फिर उन्होंने अमायरा की ओर देखा और पूछा, अमायरा, तुम्हें क्या लगता है? अमायरा सीरियसनेस से बोली, मुझे रोमांटिक सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं किसी को किस नहीं करूंगी। ऐसा शूट होना चाहिए कि भले ही हीरो हीरोइन के बीच रोमांस हो रहा हो, मगर फिर भी मैं किसी को किस नहीं कर सकती। हाथ पकड़ना, कमर पकड़ना, ये बातें अलग होती हैं और मुझे इनसे कोई परेशानी नहीं है। डायरेक्टर का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। तभी जय एक रहस्यमय आवाज में बोला, डायरेक्टर साहब, इतनी जोर देकर क्यों कह रहे हैं कि आप रोमांटिक सीन के लिए किसी और को रखना चाहते हैं, जबकि मैं पूरी तरह केपेबल हूं। डायरेक्टर समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। तभी अमायरा भी उन्हें शक भरी निगाहों से घूरते हुए बोली, डायरेक्टर, मुझे भी जानना है कि आप इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। आपने आखिर किस इंसान को चुना है जो मिस्टर जय की जगह ले सके? मुझे लगता है कि मिस्टर जय काफी हैंडसम है और उनके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर आपने किसी बदसूरत आदमी को चुना है तो मैं उसके साथ कोई सीन नहीं करूंगी। मुझे केवल खूबसूरत लोग पसंद है और मिस्टर जय उनमें से एक है। अगर वो मेरे साथ सीन नहीं करेंगे तो मैं किसी बूढ़े और बदसूरत आदमी के साथ भी सीन नहीं करूंगी। ये सुनते ही जय मन में डेविल स्माइल करने लगा और उसने पास लगे कैमरे की ओर देखा। वहीं डायरेक्टर की हालत खराब हो गई थी। उसे लगा कि आज उसका आखिरी दिन है। बाकी सभी लोग हैरान थे, क्योंकि जय से जब वो लोग पहले दिन मिले थे तो जय बहुत ही ज्यादा कोल्ड था। वो उन सब में से किसी को देखता तक नहीं था और ऐसे बर्ताव करता था जैसे वो हर जगह का मालिक हो और अगर कोई भी उसके पास जाएगा तो वो सबको मार डालेगा। मगर सभी लोगों ने देखा कि जय न सिर्फ अमायरा के बगल में बैठा है, बल्कि जब अमायरा कह रही थी कि वो जय के साथ ही रोमांटिक सीन करेगी, तब भी जय ने उस पर गुस्सा नहीं किया। तो बाकी सबको बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी थी।
वहीं दूसरी ओर तंश अपने केबिन में बैठा हुआ लैपटॉप में सब कुछ देख रहा था। उसने अमायरा की सारी बातें सुनी थी और वह जलन और गुस्से से भर चुका था, खासकर तब जब अमायरा जय का बचाव कर रही थी। तंज गुस्से में अपना हाथ पटक कर दांत पीसते हुए बुदबुदाया, वाइफी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुमने जो शब्द कहे हैं उन पर तुम्हें रिग्रेट हो। इतना कहते ही उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जय और अमायरा कितने करीब बैठे हुए हैं। एक जलन की लहर उसके सीने में इतनी जोर से उठी कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में उसने लैपटॉप को उठाकर फेंक दिया। क्या करेगा तंज अब? क्या वो जलन में आकर अपने ही भाई जय को नुकसान पहुंचा देगा? क्या वो अमायरा को फिल्म में काम करने देगा या कुछ ऐसा करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए? जानने के लिए बने रहे सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 28, वाइफी, अब मैं तुम्हें अपनी लस्ट की हद दिखाऊंगा। तंश इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा था। आज उसने दूसरा मास्क लगाया था जो उसके माथे से लेकर उसके होठों के ऊपर तक था और उसका आधा चेहरा छुपा रहा था। उसके पतले गुलाबी खूबसूरत होंठ साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखें क्रूर लग रही थी जिनमें कई रहस्य थे। उसके हाथ में पेपर वेट था जिसे वो गोल गोल घुमा रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था मगर वो बहुत ही ज्यादा ठंडी नजर आ रही थी। शायद तंज के दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने पेपर वेट को अपने हाथों में घुमाते हुए सामने रखी फाइल को देखा मगर उसे उठाकर बिल्कुल भी पढ़ा नहीं। वो केवल बिना किसी भाव के उसे देख रहा था, जैसे अपनी आंखों से ही उसे भस्म कर देगा। ठीक उसी वक्त केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। तंज अपने हाथ में पकड़े पेपर वेट को हल्का सा डेस्क पर पटकता है। ये परमिशन का सिग्नल था जिसे विश्वास अच्छे से समझता था। विश्वास केबिन के अंदर आया। उसने भी इस वक्त बिजनेस सूट पहना था। वो तंज से कुछ दूरी पर आकर अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया और तंज के चेहरे को देखने लगा। उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी क्योंकि जो बात उसे बतानी थी वो सोचकर ही उसे डर लग रहा था। उसने घबराते हुए मन में सोचा, कहीं ये सब सुनकर प्रेसिडेंट का बीपी हाई ना हो जाए। कहीं गुस्से में आकर इस केबिन में ही मारकर मुझे दफना दिया तो मेरा क्या होगा? जब मैं उन्हें ये बात बताऊंगा तो मुझे थोड़ा दूर रहना चाहिए। ये सोचकर वो 2 कदम दूर हो गया। फिर मन में बोला, नहीं, इतनी दूरी भी ठीक नहीं है, मुझे और दूर जाना चाहिए। फिर वो केबिन के दरवाजे से चिपक कर खड़ा हो गया ताकि अगर तंज गुस्सा करे तो भाग सके। काफी देर तक विश्वास कुछ नहीं बोला तो तंज ने पेपर वेट उठाकर बिना देखे ही उसके ऊपर फेंक दिया। पेपर वेट सीधा विश्वास की तरफ बढ़ रहा था। विश्वास की आंखें डर से बड़ी हो गईं। पेपर वेट उसके माथे पर लगने से पहले ही विश्वास नीचे झुक गया और पेपर वेट दरवाजे से लगकर जमीन पर गिर गया। विश्वास घबराते हुए बोला, बच गया। तभी एक फाइल सीधा उसके सिर पर आकर लगी। बेचारा विश्वास उसे हड़बड़ी में पकड़ते हुए डर भरी नजरों से तंज को देख रहा था। तंज गुस्से में बोला, क्या तुम यहाँ बस मुझे परेशान करने आए हो? मुझे सख्त नफरत है जब कोई मुझे ऐसे देखता है। विश्वास डरते हुए बोला, प्रेसिडेंट, ऐसी बात नहीं है। मुझे एक बहुत बड़ी खबर मिली है। मुझे डर था कि आप गुस्से में आकर मुझे मार देंगे, इसलिए मैं बस दरवाजे के पास खड़ा था। तंज ने आंखें छोटी कर उसे देखा तो विश्वास जल्दी से बोल पड़ा, प्रेसिडेंट, मुझे पता चला है भाभी जी जिस फिल्म में हीरोइन का रोल कर रही है, इस फिल्म में जय सर भी काम कर रहे हैं और वो हीरो का रोल निभा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तंज की आंखों में और ठंडापन आ गया। पूरे केबिन का तापमान बढ़ने लगा मगर तंज फिर भी केवल विश्वास को ही घूर रहा था। विश्वास को लगा कि शायद उसके प्रेसिडेंट को उसकी बात समझ नहीं आई, इसलिए उसने जल्दी से समझाते हुए कहा, प्रेसिडेंट, मूवी में कई तरह के सीन होते हैं, फाइटिंग सीन, सैड सीन, यहाँ तक कि रोमांटिक सीन भी होते हैं। क्या अब आपको समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने पता किया है कि इस फिल्म में कई किसिंग सीन है, यहाँ तक कि सुहागरात वाला सीन और स्विमिंग पूल वाला सीन भी है। क्या सच में आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि भाभी जी आपके भाई के साथ ऐसे सीन करें? ये सुनते ही तंज का चेहरा काला पड़ गया था। कैबिन का तापमान जो पहले से ही गर्म था और बढ़ गया। विश्वास को लगने लगा कि शायद प्रेसिडेंट सच में उसे मार देगा। विश्वास ने देखा कि तंज अपनी दुनिया में खोया हुआ है पर गुस्से में भी है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना मुश्किल था। विश्वास ने फिर से कहा, प्रेसिडेंट, क्या मेरे लिए कोई ऑर्डर है? क्या मैं ये सारे सीन हटवा दूं? तभी तंज ने अचानक एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, डायरेक्टर से कहो कि मैं इस फिल्म में इन्वेस्ट करूंगा, इनफैक्ट सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनूंगा, लेकिन इस फिल्म में और भी ज्यादा रोमांटिक सीन ऐड किए जाएं। इस फिल्म में 80% रोमांटिक सीन होने चाहिए। विश्वास को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं। वह अपने कान सहलाते हुए फिर से पूछता है, टीजे, आपने क्या कहा? जरा फिर से कहिए, शायद मैं सुन नहीं पाया। तंज पेन उठाकर सीधा उसके ऊपर फेंक देता है। विश्वास जल्दी से पेन को पकड़ते हुए घबराकर बोला, मैं समझ गया, 80% रोमांटिक सीन होने चाहिए। मैं अभी जाकर सब कुछ अरेंज करता हूँ। इतना कहकर वो तुरंत भाग गया। अब तंज पूरे केबिन में अकेला था मगर उसके होठों पर जो शैतानी मुस्कुराहट थी वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अपने बालों में हाथ फिराया और उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी।
वो अपने होठों को अंगूठे से हल्का सा छूता है और फिर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, वाइफी, तुम्हारे लिए मेरी लस्ट बढ़ने लगी है। तुम मुझे एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकती। मैं भी एक मर्द हूँ, पर तुम मुझे पास नहीं आने देती। तो क्या हुआ? मेरे पास अपने तरीके हैं। अब तुम कैसे भागोगी मुझसे? इतना कहते हुए उसकी धीमी और डरावनी हंसी केबिन में गूंजने लगी। निशांत बेचारा परेशान था क्योंकि एक बार फिर बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। वो सभी से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, खासकर कर्श, तक्ष और स्माइली से। उसने गुस्से में अपने बाल नोच लिए और गद्दे पर बैठे बच्चों को देखते हुए चिल्लाया, तुम सब ज़ॉम्बी कहीं के। एक तो मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं और तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। इतना कहते ही वो गुस्से में आसपास नजर दौड़ाता है, जहां सब्जियों के साथ साथ खाना भी फैला हुआ था। निशांत उन सबको खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सभी बच्चे इतने बदमाश थे कि सब कुछ जमीन पर गिरा दिया। तक्ष जमीन पर लौटते हुए हंसकर निशांत को देखने लगा। उसके पूरे शरीर पर दाल लगी हुई थी और उसके सिर के ऊपर धनिया का एक टुकड़ा चिपका हुआ था। निशांत अपना बीपी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पहली बार उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो इस सिचुएशन से भाग नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ अमायरा बहुत खुश थी। वो इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी गोल्डन इंस्टीट्यूट के एक रूम में थी, जहां कई लोग मौजूद थे। अमायरा मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर बैठी हुई थी और उसके बगल में जय भी बिना किसी भाव के बैठा था। बाकी मेंबर्स भी आसपास बैठे हुए थे। फिल्म के डायरेक्टर मुस्कुराते हुए बोले, हम कल से शूटिंग शुरू कर देंगे और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एक और कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। अभी तक दृष्टि कॉर्पोरेशन ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, मगर अब एक और कंपनी भी सबसे बड़ी इन्वेस्टर बन चुकी है। हालांकि मैं उसका नाम नहीं लूंगा। हमने स्क्रिप्ट में भी कुछ बदलाव किए हैं, इसलिए आप सब एक बार स्क्रिप्ट देख ले। इतना कहकर उन्होंने अमायरा और जय को स्क्रिप्ट दे दी, लेकिन बाकी किसी को नहीं दी क्योंकि यह स्क्रिप्ट केवल में लीड के लिए थी। अमायरा गौर से स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, वहीं जय जैसे जैसे स्क्रिप्ट पढ़ रहा था उसे कुछ अजीब लगने लगा। तभी उसके दिमाग में एक थॉट आया, एक मिस्टीरियस इंसान ने इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्टिंग। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने अमायरा की तरफ दिलचस्पी भरी नजरों से देखा, क्योंकि उसे शायद पता चल गया था कि यह मिस्टीरियस इंसान कौन है। जय मन में डेविल स्माइल करते हुए बुदबुदाया, जल कुकड़ा लिटिल ब्रदर। इतना कहकर उसने स्क्रिप्ट को टेबल पर रखकर डायरेक्टर की ओर देखा। जय कुछ कहना चाहता था, मगर तभी डायरेक्टर ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, जय, इस फिल्म में कई रोमांटिक सीन है। तुम नए एक्टर हो, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए किसी और को चुना है जो तुम्हारी जगह ये रोमांटिक सीन करेगा। जय डेविल स्माइल के साथ अपनी भारी आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं। जब मैं इस फिल्म का हीरो हूं तो बेशक रोमांटिक सीन भी मैं ही करूंगा। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, चाहे वो मेरे जैसा ही क्यों न दिखता हो। उसने जानबूझकर ये शब्द कहे, मगर उसकी बात सुनकर डायरेक्टर का चेहरा काला पड़ गया और उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा। जय का ऑरा भी कोल्ड हो गया, जिस कारण डायरेक्टर को दबाव महसूस हुआ। मगर फिर भी डायरेक्टर ने जोर देकर कहा, लेकिन जय, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए रोमांटिक सीन सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि बाकी सारे सीन तुम्हारे लिए अच्छे रहेंगे। फिर उन्होंने अमायरा की ओर देखा और पूछा, अमायरा, तुम्हें क्या लगता है? अमायरा सीरियसनेस से बोली, मुझे रोमांटिक सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं किसी को किस नहीं करूंगी। ऐसा शूट होना चाहिए कि भले ही हीरो हीरोइन के बीच रोमांस हो रहा हो, मगर फिर भी मैं किसी को किस नहीं कर सकती। हाथ पकड़ना, कमर पकड़ना, ये बातें अलग होती हैं और मुझे इनसे कोई परेशानी नहीं है। डायरेक्टर का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। तभी जय एक रहस्यमय आवाज में बोला, डायरेक्टर साहब, इतनी जोर देकर क्यों कह रहे हैं कि आप रोमांटिक सीन के लिए किसी और को रखना चाहते हैं, जबकि मैं पूरी तरह केपेबल हूं। डायरेक्टर समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। तभी अमायरा भी उन्हें शक भरी निगाहों से घूरते हुए बोली, डायरेक्टर, मुझे भी जानना है कि आप इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। आपने आखिर किस इंसान को चुना है जो मिस्टर जय की जगह ले सके? मुझे लगता है कि मिस्टर जय काफी हैंडसम है और उनके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर आपने किसी बदसूरत आदमी को चुना है तो मैं उसके साथ कोई सीन नहीं करूंगी। मुझे केवल खूबसूरत लोग पसंद है और मिस्टर जय उनमें से एक है। अगर वो मेरे साथ सीन नहीं करेंगे तो मैं किसी बूढ़े और बदसूरत आदमी के साथ भी सीन नहीं करूंगी। ये सुनते ही जय मन में डेविल स्माइल करने लगा और उसने पास लगे कैमरे की ओर देखा। वहीं डायरेक्टर की हालत खराब हो गई थी, उसे लगा कि आज उसका आखिरी दिन है। बाकी सभी लोग हैरान थे, क्योंकि जय से जब वो लोग पहले दिन मिले थे तो जय बहुत ही ज्यादा कोल्ड था। वो उन सब में से किसी को देखता तक नहीं था और ऐसे बर्ताव करता था जैसे वो हर जगह का मालिक हो और अगर कोई भी उसके पास जाएगा तो वो सबको मार डालेगा। मगर सभी लोगों ने देखा कि जय न सिर्फ अमायरा के बगल में बैठा है, बल्कि जब अमायरा कह रही थी कि वो जय के साथ ही रोमांटिक सीन करेगी, तब भी जय ने उस पर गुस्सा नहीं किया, तो बाकी सबको बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी थी। वहीं दूसरी ओर तंश अपने केबिन में बैठा हुआ लैपटॉप में सब कुछ देख रहा था। उसने अमायरा की सारी बातें सुनी थी और वह जलन और गुस्से से भर चुका था, खासकर तब जब अमायरा जय का बचाव कर रही थी।
तंज गुस्से में अपना हाथ पटक कर दांत पीसते हुए बुदबुदाया, वाइफी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुमने जो शब्द कहे हैं उन पर तुम्हें रिग्रेट हो। इतना कहते ही उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जय और अमायरा कितने करीब बैठे हुए हैं। एक जलन की लहर उसके सीने में इतनी जोर से उठी कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में उसने लैपटॉप को उठाकर फेंक दिया। क्या करेगा तंज अब? क्या वो जलन में आकर अपने ही भाई जय को नुकसान पहुंचा देगा? क्या वो अमायरा को फिल्म में काम करने देगा या कुछ ऐसा करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए? जानने के लिए बने रहे सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 29, वाइफी डोंट चेक माई पेशेंस और हर्टिंग रोमांस। शाम का वक्त, अमायरा खुश होकर सभी बच्चों के साथ खेल रही थी। हॉल में बड़ा सा गद्दा बिछा हुआ था और अमायरा उस पर आराम से बैठी हुई थी। उसके ही सामने 5 बच्चे बैठे हुए थे। त्रांच घुटनों के बल चलते हुए धीरे धीरे अमायरा की तरफ बढ़ रहा था। बहुत कम ही होता था कि त्रांच खुद से चले, वरना वह हमेशा लेटना और सोना ही पसंद करता था। ये देखकर अमायरा खुश हो गई, मगर उसने त्रांच की मदद नहीं की क्योंकि वो चाहती थी कि वो खुद उसके पास आ जाए। तंच बीच रास्ते में ही बैठ गया और अमायरा को देखकर अपने हाथ को ऊपर उठाता है, तो अमायरा उसे बुलाते हुए कहती है, जल्दी से मेरे पास आओ, कम ऑन पिकर। त्रांच उसे अपनी नीली गहरी आंखों से देखता है और फिर दोबारा अपने घुटनों के बल चलते हुए अमायरा की गोद में बैठ जाता है। फिर उसके बालों को पकड़कर बोला, बुब्बू। अमायरा बगल में रखी मिल्क की बोतल को देखती है, जो पूरी तरह से खाली थी। ये देखकर वो उसके नाक को खींचते हुए बोली, अभी तो तुमने मिल्क पिया था, फिर से भूख लग गई। इतना कहकर वो उसके पेट को टच करती है। त्रांच चिड़चिड़ाते हुए अमायरा को पकड़कर खड़े होने की कोशिश करता है। वो इतना ज्यादा चिड़चिड़ा लग रहा था कि अमायरा को हंसी आ रही थी। उसे अचानक ही तंच का ख्याल आ जाता है, क्योंकि तंच भी जब गुस्से में होता था तो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करता था जैसे इस वक्त त्रांच कर रहा है। त्रांच अपनी नीली गहरी आंखों से अमायरा को देख रहा था, जिसमें थोड़ा सा गुस्सा नजर आ रहा था। वह अमायरा उसके गालों को पकड़कर उसे देखने लगा। अमायरा ने देखा कि तक्ष ने सारा मिल्क नहीं पिया है, तो वो जल्दी से बोतल को उठाकर त्रांच के होठों के पास लगा देती है। त्रांच अपने हाथ से मारकर बोतल को साइड में गिरा देता है। अमायरा त्रांच को हैरानी से देखती है, जिसकी आंखों में बिल्कुल तंच जैसा ही गुस्सा झलक रहा था। उसकी नीली आंखें धीरे धीरे और भी गहरी होती जा रही थीं। त्रांच की मुट्ठी एकदम से बंद थी। अमायरा जल्दी से उसकी मुट्ठी खोलते हुए प्यार से बोली, बेबी, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। तुम बिल्कुल उस इंसान की तरह गुस्सा करते हो। तुम्हें पता है, छोटे बेबी जब गुस्सा करते हैं तो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। और जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है, वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। उसके बाल पकने लगते हैं और फिर वो बदसूरत हो जाता है। इसलिए कभी भी गुस्सा मत करना, और उस इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं देखना। वो इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। जब देखो गुस्सा करता रहता है, और तुम उसके पास ज्यादा मत जाना। ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम हूं और वो अजीब इंसान है, जो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का देगा। इसलिए बस अपनी मॉम के पास रहो और सबसे ज्यादा प्यार अपनी मॉम को ही करो, ठीक है? त्रांच उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है। अमायरा उसके गालों पर किस करके बोलती है, बताओ, अपनी मॉम के पास रहोगे ना? उस इंसान की तरफ मत देखना, फिर मैं तुम्हें फीड कराऊंगी। त्रांच की आंखों में चमक आ गई। वो अपने सर को हिला देता है जैसे कि उसने सब समझ लिया हो। वही अमायरा खुश हो जाती है। तभी अंश, तक्ष और कर्ष एक दूसरे को देखते हैं और जल्दी से अमायरा के पास आकर उसे पकड़कर खड़े हो जाते हैं। कर्ष अमायरा के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, मम मम। अंश अमायरा के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर बोला, मम मम। तक्ष सीधे अमायरा की गोद में जबरदस्ती जाते हुए बोला, मम। वे सभी एक साथ अमायरा की गोद में बैठना चाहते थे। अमायरा ने जल्दी से उन्हें संभाला और सबके गालों पर किस करते हुए बोली, हाँ, मैं तुम लोगों को भूल नहीं सकती। तुम लोग भी उस इंसान को इग्नोर करना, पर अगर वो तुम्हारा कोई काम करता है तो इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी मॉम को इग्नोर करके उस इंसान के पास मत जाना। अगर वो तुम्हें भड़काए तो मुझे बताना। कर्ष हंसने लगा और वहीं स्माइली ने देखा कि अमायरा का ध्यान सभी की तरफ है सिवाय उसके, तो वो उदास हो गई। तभी अमायरा की नजर उस पर पड़ी। वो जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, तुम भी आ जाओ, और स्माइली का हाथ पकड़ लिया। अमायरा ने उसके गाल पर किस करके बोला, तुम लोगों ने कुछ खाया? कहीं पूरे दिन उस निशांत ने भूखे तो नहीं रखा? स्माइली मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, हमने बहुत कुछ खाया। वहीं तंच दरवाजे के पास खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें गहरी होती जा रही थी। उसका एक हाथ जेब में था और वो बहुत ही डोमिनेंट लग रहा था। उसके दिमाग में बस अमायरा की एक ही बात चल रही थी कि जो लोग गुस्सा करते हैं वे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। ये सोचते हुए उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और धीरे धीरे अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। मगर अमायरा को बच्चों से घिरा देखकर उसे जलन हो रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी नजरों में अंश, तक्ष, त्रांच और कर्ष बच्चे नहीं थे, बल्कि लड़के थे। यहाँ तक कि वो स्माइली से भी जल रहा था। तंच ने बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसकी शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे और उसने कोट को हाथ में पकड़ रखा था। वह अपनी जानलेवा नजरों से लगातार अमायरा को देख रहा था।
जब अमायरा ने यह महसूस किया तो पलटकर उसे देखा और उसका मुंह बन गया। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि तंच ने उसकी बातें सुन ली होंगी या नहीं। तंच जब तक वहां से चला नहीं गया तब तक वो अमायरा को उसी जानलेवा नजरों से घूरता रहा। यहां तक कि अमायरा ने नोटिस किया कि बच्चे भी उसे छोड़कर नहीं जा रहे थे। वो खुश हो गई और बच्चों को दोबारा किस करके बोली, बस ऐसे ही उसे इग्नोर करो। कर्श स्माइली के बगल में ही अमायरा को पकड़कर खड़ा था। उसकी नजर स्माइली की चोटी पर पड़ी तो उसने जल्दी से उसकी चोटी पकड़ ली और बोला, छोटी चोटी। स्माइली ने अपने बालों को छुड़ाते हुए कहा, मेरे बालों को मत पकड़ो, दर्द होगा। कर्श दांत दिखाते हुए एकदम से उसके ऊपर झपट पड़ा। स्माइली गिर पड़ी और कर्श उसके ऊपर हंसते हुए उसे पकड़कर गिरा देता है। अंश को याद आया कि कर्श उसे कितना परेशान करता है, तो वो जल्दी से घुटने के बल चलते हुए कर्श के ऊपर चढ़ गया। तक्ष भी जल्दी से जाकर अंश के ऊपर कूद गई। ये देख अमायरा हंस पड़ी। उसने देखा कि त्रांश धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रहा है, तो उसने उसके माथे को सहलाते हुए उसे आराम से सुला दिया। स्माइली अपनी जगह से खड़ी होती है तो देखती है कि उसके सारे भाई घुटने के बल चलते हुए उसके पीछे आने लगे हैं। वो जल्दी से अमायरा के पीछे जाकर मुंह बनाते हुए बोली, मम्मा ये सब स्माइली के बालों को नोच रहे हैं। अमायरा बच्चों को डांटते हुए बोली, क्यों बाल नोच रहे हो, वो तुम्हारी बहन है। अंश, कर्श और तक्ष अपने दांत दिखाते हुए स्माइली की तरफ इशारा करके बोले, छोटी चोटी। अमायरा उन तीनों को घूरते हुए बोली, उसकी चोटी खींचना बंद करो। कर्श जल्दी से बोला, नहीं बेबी छोटी। इतना कहकर उसने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए अपने बाल को पकड़कर कहा, छोटी चोटी। अंश और तक्ष भी अपनी चोटी ढूंढने लगते हैं। अमायरा अपने सिर को नामे हिलाते हुए स्माइली के बालों में हाथ फेरकर बोली, तुम लोग खेलो, मैं पिकर को सुला कर आती हूँ, वो सो गया है। इतना कहते ही वो जल्दी से त्रांश को लेकर रूम में चली जाती है। अमायरा ने त्रांश को अच्छे से लिटा दिया और उसके चारों तरफ तकिए लगा दिए ताकि वह आराम से सो सके। उसने देखा कि तंच ने उसके बालों को कसकर पकड़ा हुआ है, तो किसी तरह अपने बालों को उसकी मुट्ठी से छुड़ाया। फिर त्रांश को चादर से ढककर वो कमरे से बाहर निकल गई ताकि दृष्टि को कॉल कर सके। तभी उसे याद आया कि सभी बच्चे नीचे खेल रहे हैं। वो जल्दी से नीचे जाती है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है, अचानक से कोई उसे अंदर की तरफ धकेल देता है और दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। अमायरा जब तक समझ पाती तब तक वो दीवार और तंच के बीच फंस चुकी थी। अमायरा ने ऊपर देखा तो पाया कि तंच उसे गुस्से में देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था कि उसके माथे की नसें भी उभर रही थी। उसने लेंस लगाए हुए थे, जिससे उसकी आंखें इस वक्त काली नजर आ रही थीं। तंच ने अपने हाथों को दीवार पर अमायरा के दोनों तरफ रख दिया और धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा। उसकी गर्म सांसें अमायरा की गर्दन पर महसूस होने लगी। अमायरा ने तंच के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की और कहा, क्या कर रहे हो? तंच ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने पास खींचा और हल्की मुस्कान के साथ सर्द आवाज में बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, वाइफी? अमायरा बेवकूफ नहीं थी, उसे समझ में आ रहा था कि तंच क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तंच ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर दी। फिर उसके कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, क्या कहा था तुमने, जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं? ये सुनकर अमायरा ने मुंह बनाकर कहा, हाँ तो इसमें गलत क्या है, जो गुस्सा करते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, और तुम मेरी बातें छिपकर सुन रहे थे? तंच ने अपनी गर्दन को हल्का सा तिरछा करते हुए उसे देखा। उसकी आंखें और भी गहरी होती जा रही थीं। तंच के इस तरह देखने से अमायरा को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, तुम दूर रहो, मुझे नीचे जाना है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तंच ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए दांत पीसकर कहा, और मैं क्या हूं? क्या मैं कुछ नहीं हूं? आखिर मेरी क्या वैल्यू है तुम्हारी नजरों में? बोलो वाइफी। तंच धीरे धीरे अमायरा के गालों पर अपने होठों को रगड़ रहा था और अमायरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दिल उसके सीने से बाहर ही निकल आएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि तंच की आंखों में वो सीधे देख नहीं पा रही थी। तंच की आंखों में देखने पर उसे अपना सा महसूस हो रहा था और इस वजह से वो उसे रोक नहीं पा रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा और उसके पैरों भी लड़खड़ा रहे थे। तंच ने धीरे से उसके कानों में फुसफुसाते हुए सर्द आवाज में कहा, बताओ ना वाइफी, मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या मायने रखता हूँ? क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये 7 महीने मैंने कैसे बिताए हैं? एक भी ऐसा पल नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। ये सुनकर अमायरा ने उसे कसकर पकड़ा, लेकिन तंच की आंखें गहरी और रहस्यमयी नजर आ रही थी, जो उसके मन में दबे हुए कई राजों को बयां कर रही थी। हालांकि वो ये राज अमायरा को बताने को तैयार नहीं था। तंच ने अमायरा को अपने आगोश में लिया और उसके चारों ओर एक अजीब सी फीलिंग फैली हुई थी, जिससे उसके सीने में दर्द सा उठा। उसकी आंखें और भी गहरी हो गईं और अमायरा को पाने की चाहत उसकी आंखों में दिखने लगी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा भी था जो उसे और करीब जाने से रोक रहा था। पर वह ज्यादा देर खुद को रोक नहीं पाया। तंच के हाथ अनजाने में ही अमायरा के शरीर पर हल्के हल्के स्पर्श करने लगे।
उसने अमायरा को एक झटके में उठाकर बड़े से सोफे पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। अमायरा कुछ कहने वाली थी, पर इससे पहले ही तंच ने उसे किस कर लिया। उसके हाथ धीरे धीरे अमायरा की कमर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। उस किस में इमोशंस के साथ और भी कई एहसास थे, जिन्हें समझना अमायरा के लिए मुश्किल हो रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद तंच ने अमायरा को छोड़ा और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। वो एग्रेसिव नजर आने लगा। उसने अपने एक हाथ से अमायरा की शर्ट के सारे बटन खोले और शर्ट को कंधे से नीचे सरका दिया। तंच के होंठ अमायरा के शरीर पर घूमने लगे, जो अमायरा को बहकाने लगे थे। अमायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने कई अजीब सीन नहर आने लगे। अमायरा ने अपनी आंखों के सामने 2 धुंधली परछाइयां देखी। उनमें से एक लड़की थी जिसने नाइटी पहनी हुई थी, पर उसका चेहरा धुंधला था। दूसरा एक लड़का था जिसने सफेद शर्ट और काले पैंट पहन रहा था, और उसका चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। वो लड़की उस लड़के के पास जाकर उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी। सीन अचानक बदल गया। अब वो लड़का एक चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा था और लड़की उसके सामने रखी टेबल पर खड़ी होकर डांस कर रही थी। अगले ही पल वो लड़की लड़के के ऊपर गिर जाती है और उसे किस करने लगती है। ये सारे सीन अमायरा के मन में उथल पुथल मचा रहे थे। उसके सिर में दर्द होने लगा और वो सीन के पीछे का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। अमायरा के मन में एक के बाद एक सीन उमड़ते रहे। उसने देखा कि वो लड़की जबरदस्ती लड़के को बेड पर ले जाती है और नाराज होकर बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, तुम भाग क्यों रहे हो बेबी। तभी उसे लड़के की सीरियस आवाज सुनाई देती है, वाइफी डोंट चेक माई पेशेंस, और चुपचाप सो जाओ। इतना कहकर वह लड़का उठने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की उसे जबरदस्ती वापस खींचकर गिरा देती है और उसके शर्ट के बटन खोलते हुए बोलती है, नहीं, मैं अकेले नहीं सोऊंगी, बेबी तुम भी मेरे साथ सो। इसके बाद कमरे में एक अलग ही माहौल छा जाता है। वह दोनों, लड़का और लड़की, एक दूसरे के करीब आते हैं। उनके बीच का सारा फासला मिटने लगता है। कमरे में बिखरे कपड़ों और उनकी धड़कनों की आहटें अमायरा के दिमाग में गूंजने लगती है। अचानक सीन और भी क्लियर होता चला जाता है और दोनों के चेहरे साफ साफ नजर आने लगते हैं। वे चेहरे अमायरा और तंच के थे। अमायरा की आंखें अचानक खुल जाती है। उसकी पलकों पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह हड़बड़ाते हुए खुद से सवाल करने लगी, क्या मैं सच में इस इंसान के साथ रह चुकी हूँ, या फिर अभी अभी मैंने ये सब सपना देखा। वो तंच की ओर देखने लगी, जो उसके ऊपर लेटा हुआ था। अमायरा की आंखों में कंफ्यूजन और घबराहट दोनों थी। ठीक उसी वक्त जय की आवाज सुनाई दी, अंडरस्को अमायरा, डोर ओपन करो, मुझे स्क्रिप्ट डिस्कस करना है, खासकर रोमांटिक सीन। ये सुनते ही तंच, जो शांत था, एकदम से एग्रेसिव नजर आने लगा। उसका चेहरा ये सुनकर डार्क हो गया। जलन ने उसके दिल के साथ साथ उसे भी पूरी तरह से घेर लिया। वो एक शैतान जैसा लग रहा था। गुस्से से उसका शरीर कांपने लगा था। उसके खतरनाक ऑरा को जय बाहर से भी महसूस कर सकता था। जय डेविल स्माइल करते हुए दरवाजे को घूरने लगा, क्योंकि वो जानबूझकर आया था ताकि तंच को डिस्टर्ब कर सके। वहीं अंदर अमायरा तंच को खुद से दूर कर रही थी, मगर तंच दांत पीसते हुए दरवाजे को देखने लगा। क्या करेगा अब तंच जय के साथ? क्या वो जय को छोड़ेगा? अमायरा की याददाश्त क्या आ जाएगी? तंच की जलन क्या अमायरा को मूवी करने से रोकेगी? जानने के लिए बने रहे सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 30, आह कोई इन शैतान बच्चों को रोको और टैंशस हर्ट बर्निंग। तंच ही नहीं बल्कि उसका दिल भी जल रहा था। वो अमायरा को घूरते हुए डोमिनेटिंग आवाज में पूछता है, एक गैर मर्द इतनी रात को तुम्हारे रूम में क्यों आ रहा है? अमायरा उसके सवाल से हैरान हो गई। फिर उसने तंच को खुद से दूर करते हुए कहा, उठो, और क्या तुमने सुना नहीं? मिस्टर जय को मुझसे स्क्रिप्ट के बारे में बात करनी है। अमायरा जय के नाम को काफी इज्जत से ले रही थी, जो तंच को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उठकर बैठ जाता है और अमायरा को अपनी गोद में बैठाकर उसे कसके पकड़कर सर्द आवाज में बोलता है, आई एम योर हस्बैंड, वाइफी। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट देनी है तो सिर्फ मुझे दो, और अगर बेइज्जती करनी है तो सिर्फ मेरी करो, मगर तुम्हें किसी गैर मर्द से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर मैं दोबारा तुमने उसे या किसी गैर मर्द को रिस्पेक्ट देते हुए देखूंगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमायरा तंच की जलन महसूस कर पा रही थी, मगर उसे भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि तंच बेवजह ही गुस्सा कर रहा था। वो खुद को सोचने से रोक नहीं पाई कि क्या अगर कोई उससे अच्छे से बात करे तो क्या उसे उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे मारकर भगा देना चाहिए। वो अजीब नजरों से तंच को देखने लगती है। अमायरा उठकर जाने लगती है, मगर तंच उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी जलन साफ नजर आ रही थी। अमायरा उसके हाथों पर मारकर बोली, हाथ हटाओ और यह मत भूलो, तुम मेरे रूम में हो। अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। तंच अमायरा को छोड़ तो देता है, मगर उसे गुस्से के मारे अपनी माथे की नसें फटती हुई महसूस हो रही थी। वह अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद करके सोफे से टेक लगाकर बैठा था। अमायरा जल्दी से अपने कपड़ों को ठीक करते हुए दरवाजा खोल देती है। सामने जय अभी भी खड़ा था। उसके होठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे इस दुनिया में उससे बड़ा जेंटलमैन कोई हो ही नहीं सकता। जय अपनी नजरें इधर उधर घुमाता है, तभी उसकी नजर तंच पर पड़ती है।
तंज को देखते ही जय के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो जानबूझकर अमायरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, स्क्रिप्ट में कई सारे सीन हैं, मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम किसी और के साथ बिजी हो। अमायरा पलटकर तंज को देखती है, फिर जल्दी से बोली, नहीं, मैं किसी के साथ बिजी नहीं हूं, आप जल्दी से रूम में आ जाइए। जय मुस्कुराते हुए बोला, आप बोलने की जरूरत नहीं है अमायरा, अब हम साथ में काम करने वाले हैं, तुम बोलो। ये सुनकर अमायरा तंज को जलती हुई नजरों से देखती है, फिर मुंह बनाकर बोली, मिस्टर जय, आप काफी अच्छे हैं, मेरा मतलब तुम काफी अच्छे हो, वरना कुछ लोग तो सिर्फ गुस्सा करना जानते हैं। अपनी तारीफ सुनकर जय मुस्कुराते हुए तंज को देखता है, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। तंज का चेहरा जलन से काला पड़ गया था। अमायरा तंज की तरफ मुड़कर बोली, तंज, अब तुम जा सकते हो, मुझे मिस्टर जय के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। ये सुनकर तंज अपनी आंखें छोटी कर लेता है, फिर उसे इग्नोर करते हुए भारी आवाज में बोला, जो करना है मेरी आंखों के सामने करो, यह मेरा घर है और मेरा रूम है, मैं कहीं भी आ और जा सकता हूँ। तंज को धमकी देते हुए अमायरा बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। तंज बेफिक्र होकर बोला, तो चली जाओ। अमायरा स्पीचलेस रहकर उसे घूर रही थी, फिर मन में बोली, इस आदमी को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं सच में चली जाऊंगी। इतना कहकर वह पैर पटकते हुए जय से बोली, क्यों ना हम मेरे घर चले, वहां हम दोनों अकेले होंगे और हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। ये सुनते ही जय तिरछी नजरों से तंज को देख रहा था, फिर अपने आसपास हाथों को हिलाते हुए बोला, सही कहा, वैसे भी मुझे यहाँ जलने की महक आ रही है, तुम्हारा घर ही सही रहेगा, चलो चलते हैं। तंज अपनी आंखों में वार्निंग लिए जय को देख रहा था, मगर जय उसे इग्नोर कर देता है। अमायरा भी जय के साथ चली जाती है। तंज अभी भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मगर उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो गुस्से में है। वो अपनी उंगलियों को हिलाते हुए धीरे धीरे अपने माथे पर हाथ फेरने लगता है। वो बिल्कुल साइको टाइप वाला इंसान लग रहा था। उसने अपनी सिगरेट निकाली और जैसे ही उसे जलाने वाला था, उसकी नजर त्रांच पर गई, तो उसने तुरंत अपनी सिगरेट को वापस रख दिया, फिर अपनी शर्ट के बटन खोलकर लंबी लंबी सांस लेने लगा। मगर जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने तुरंत किसी को मैसेज किया, फिर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अमायरा और जय जब नीचे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं। अमायरा को देखते ही कर्ष, अंश और तक्ष उसे देखने लगे, मगर अमायरा और जय को एक साथ देखकर तीनों की आंखें छोटी हो गईं, और तीनों जल्दी ही जय को घूरने लगे। जय मुंह बनाकर बोला, जैसा बाप वैसे बच्चे। स्माइली जल्दी से अमायरा का हाथ पकड़कर पूछती है, मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? अमायरा उसके माथे पर किस करते हुए बोली, तुम सब यहीं पर खेलो, मम्मा का कुछ काम है, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। स्माइली अपने सिर को हिला देती है, मगर वह भी जय को जलती हुई नजरों से घूर रही थी। जब जय और अमायरा चले गए, तो स्माइली जल्दी से भागते हुए बाहर गई। उसने देखा कि अमायरा और जय घर जा रहे हैं। वो जल्दी से अंदर आती है और अंश, कर्ष और तक्ष को देखते हुए कहती है, चलो मम्मा के पीछे चलते हैं। डायरी नंबर 3 मम्मा को हमसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी चलो। कर्ष, अंश और तक्ष एक दूसरे को देखते हैं, फिर तीनों घुटने के बल चलते हुए बाहर जाने लगे। उनकी स्पीड काफी तेज थी। गार्ड्स बस तिरछी नजरों से चारों को देख रहे थे। वो लोग कब अमायरा के घर में पहुंच गए, किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि भले ही अंश, कर्ष और तक्ष घुटने के बल चल रहे थे, पर वो बहुत तेज चल रहे थे। जब वे लोग दरवाजे के पास पहुंचे, तो स्माइली ने देखा कि अमायरा और जय हाल में ही बैठे हुए थे। ये देखकर वह अपने होठों पर उंगली रखकर बोली, आवाज मत करना, हम बस चुपके से देखेंगे। अंश, कर्ष और तक्ष स्माइली को देखते हुए अपने सिर को हिला देते हैं। वे तीनों भी अपना सिर निकालकर अमायरा और जय को देखने लगे। कर्ष अमायरा की तरफ इशारा करके बोला, मम। स्माइली उसे पकड़कर धीरे से बोली, नहीं, अभी मत जाओ, वरना अगर उन्होंने हमें देख लिया तो पिटाई होगी। कर्ष जिद करने लगा, मगर स्माइली जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेती है। जय बहुत ही आराम से बैठा था और अमायरा ध्यान से स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। तभी एक मेड, जिसे अमायरा ने आज ही रखा था, नाश्ता लेकर आए। टेबल पर कई सारी पेस्ट्रीज, बिस्कुट और मिठाइयां रखी हुई थीं। ये सब देखकर स्माइली के मुंह में पानी आ रहा था। कर्ष ने देखा कि किसी का ध्यान उस पर नहीं है, तो वो खुशी खुशी घुटने के बल चलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने पीछे मुड़कर स्माइली को देखा, जो अब भी उसकी ओर नहीं देख रही थी। कर्ष जल्दी से सोफे के पास पहुंच गया। जय की पीठ दरवाजे की ओर थी और अमायरा स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, इसलिए किसी ने भी कर्ष को नहीं देखा। वो सोफे को पकड़कर खड़ा हो गया और जीभ बाहर निकालकर पेस्ट्री को देख रहा था। किसी तरह जल्दी से टेबल तक पहुंचकर उसने पेस्ट्री उठा ली। तभी स्माइली का ध्यान उस पर गया, तो वो घबरा गई कि कहीं वो लोग पकड़े न जाए। कर्ष पेस्ट्री उठाकर खाने लगा और उसके पूरे चेहरे पर पेस्ट्री की क्रीम लग गई। उसने फिर पलटकर जय और अमायरा को देखा, जो अभी भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो बहुत खुश था और बिना आवाज किए चुपचाप पेस्ट्री खा रहा है। टेबल पर 2 पेस्ट्री थी, जो कब खत्म हो गई, उसे पता भी नहीं चला।
कर्ष ने देखा कि उसके हाथ और चेहरे पर क्रीम लगी हुई है, तो उसने अपने मुंह पर लगी क्रीम को टेबल पर रगड़ दिया और जमीन पर भी कुछ क्रीम गिर गई, जिसे वो पैरों से रगड़ने लगा। तभी जय का फोन बजने लगा, लेकिन वो साइलेंट मोड पर था। कर्ष की नजर जैसे ही जलती हुई स्क्रीन पर पड़ी, वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने जल्दी से फोन उठा लिया और उसे घुमाकर देखने लगा। उसके पास ही एक बड़ा जग पानी से भरा हुआ था। उसने देखा कि स्क्रीन अभी भी जल रही है, तो उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से स्क्रीन पर टैप किया, मगर कुछ नहीं हुआ। तो गुस्से में आकर उसने फोन को पानी के जग में डाल दिया। फिर तुरंत फोन को निकालकर देखा, पर स्क्रीन फिर भी चल रही थी, तो उसने उसे फिर से पानी में डाल दिया। स्माइली ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर घुटनों के बल बैठ गई। उसने धीरे से तक्ष और अंश से कहा, मेरे पीछे आओ, जल्दी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और अंश और तक्ष भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। तीनों सोफे के पीछे छुप गए। स्माइली ने देखा कि किसी का ध्यान उन पर नहीं है, तो उसने चुपके से मिठाई की प्लेट उठाई और सोफे के पीछे जाकर तीनों मिठाई खाने लगे। उधर कर्ष अभी भी जय के फोन को पानी में डाल रहा था। जब स्क्रीन बंद हो गई तो वो खुश हो गया। उसने फोन को पानी से निकालकर उस पर उंगलियां मारी, मगर फोन चालू नहीं हुआ। तो फिर गुस्से में उसने फोन को पटक दिया। पटकने की आवाज सुनकर अमायरा चौंक गई और चारों ओर देखने लगी। तभी उसकी नजर कर्ष पर पड़ी, जो अब भी फोन पकड़े था। अमायरा ने लगभग अपनी स्क्रिप्ट फेंकते हुए चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कर्ष ने चौंककर उसकी ओर देखा, लेकिन उसने फोन नहीं छोड़ा। उसने देखा कि स्क्रीन अब भी ऑन नहीं हो रही, तो उसने गुस्से में फोन को फेंक दिया। फोन जमीन पर गिरते ही उसकी स्क्रीन टूट गई। अमायरा की नजर फोन पर पड़ी और कर्ष समझ गया कि अब उसे डांट पड़ेगी, इसलिए वो रोते हुए जमीन पर लौटने लगा और वहां पड़ी पेस्ट्री की क्रीम उसके कपड़ों पर लग गई। जय ने भी तेजी से पलटकर देखा। जब उसने कर्ष को अपने फोन को फेंकते हुए देखा, तो उसने फोन पकड़ने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जय अपने टूटे हुए फोन को देख रहा था, जिसमें कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। वो कर्ष को डांटने ही वाला था, लेकिन कर्ष पहले ही रोने लगा। कर्ष अंडरस्को आह, अमायरा गुस्सा तो थी, मगर उसे रोते देखकर उसका दिल भर आया। वो तुरंत उसे गोद में उठाकर चुप कराने लगी और फिर प्यार से बोली, तुम यहाँ कब आए? और क्या तुम अकेले आए हो? रोना बंद करो। कर्ष रोते हुए अपना चेहरा अमायरा की गर्दन में छुपा रहा था और अमायरा उसे दिलासा देते हुए उसकी पीठ थपथपा रही थी। अमायरा ने जय के टूटे हुए फोन को देखकर गिल्ट से कहा, सॉरी मिस्टर जय, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा बेटा कब यहाँ आ गया और कब उसने आपका फोन तोड़ दिया। जय ने देखा कि पेस्ट्री भी गायब है और कुछ टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए हैं। जय ने थोड़े तंज भरे लहजे में कहा, सिर्फ फोन ही नहीं तोड़ा, इसने मेरे हिस्से की पेस्ट्री भी खा ली है। यही नहीं, मेरे फोन में कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी जरूरत मुझे कल थी। इतना कहते ही वो कर्ष को घूरने लगा। जय को ऐसा लग रहा हो कि यह सब तंज की तरफ से कोई साजिश हो। जय के चेहरे पर चिढ़ का भाव क्लियर थे। तभी तक्ष और अंश भी सोफे को पकड़कर खड़े हो गए और अमायरा को झांकने लगे। तक्ष मुस्कुराते हुए बोला, मम। अमायरा पलटकर उसकी ओर देखती है और जल्दी से सोफे के पीछे जाती है। वहां उसने देखा कि अंश और स्माइली अभी भी मिठाई खाने में मग्न थे। गुस्से में उसने अपने हाथ कमर पर रखा और बोली, तुम लोग यहाँ अकेले ही आ गए? मैंने कहा था ना कि घर पर खेलना, फिर यहाँ क्यों आए? अमायरा की आवाज सुनकर अंश और स्माइली जल्दी से प्लेट में मिठाई रखकर उसकी ओर देखने लगे। अमायरा लगातार दोनों को घूर रही थी और जय भी सोफे के पीछे झांकते हुए अंश और स्माइली को घूर रहा था। उसने टेबल पर नजर डाली तो देखा कि मिठाई की प्लेट गायब थी। वो अपनी भौहें चढ़ाकर दोनों को देखता है। दूसरी तरफ निशांत अपने घर नहीं गया था, बल्कि घर के सामने वाले बड़े पेड़ के पीछे बैठा था। वो जमीन पर बैठकर छोटे छोटे घास के तिनके उखाड़ते हुए बड़बड़ा रहा था। आखिर आकर्षित ने मुझे घर आने से क्यों मना किया? मैं घर के अंदर आ रहा था, लेकिन उसने मैसेज करके मना कर दिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो खुद से बड़बड़ा रहा था कि तभी पेड़ से निकलकर वो बाहर आ गया। उसने देखा कि तंश अपने जेब में हाथ डाले घर से बाहर निकल रहा था। निशांत जल्दी से उसके पास भागते हुए पहुंचा और कुछ बोलने ही वाला था कि तंश उससे ऑर्डर भरे लहजे में बोला, रूम में जाकर देखो, तंश सो रहा है, उसका ध्यान रखो। वो निशांत की बात सुने बिना ही अमायरा के घर की ओर बढ़ गया। निशांत दांत पीसते हुए बोला, मेरा इन बच्चों से कोई रिश्ता नहीं है, फिर बार बार इनकी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर क्यों डाली जाती है? मैं कोई नौकर हूं क्या? लेकिन उसने देखा कि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, तो गुस्से में वहां से चला गया। तंश एटीट्यूड के साथ अमायरा के घर के अंदर ऐसे गया जैसे कि यह उसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी हो। तंश जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अंदर से काफी शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि कर्ष जय की गोद में बैठा था और उसके बाल खींच रहा था, जबकि अमायरा उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा कि तक्ष ने एक प्लेट उठाकर जमीन पर पटक दी और जोर जोर से चम्मच कांच की टेबल पर मार रहा था। अंश ने जमीन पर पानी गिरा दिया था और उसी में लोटपोट हो रहा था, जबकि स्माइली एक तकिया उठाकर जय की ओर फेंकते हुए चिल्ला रही थी, डायरी नंबर 3, आप जाइए यहाँ से। ये सब देखकर अमायरा के सिर में दर्द होने लगा और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ। मैंने कहा, शांत हो जाओ।
उसके चिल्लाने पर सभी बच्चे रुक गए और उसकी ओर देखने लगे। अमायरा को डर था कि अंश के गीले कपड़ों की वजह से उसे फिर से बुखार हो सकता है, इसलिए वो उसे गोद में उठाना चाहती थी। लेकिन अंश गुस्से में था और घुटनों के बल चलते हुए सोफे के नीचे घुस गया। अमायरा ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं निकला। इस बीच कर्ष ने जय के गाल पर थप्पड़ मार दिया क्योंकि जय ने गलती से अमायरा के कंधे को छू लिया था। जय गुस्से से कर्ष को नीचे उतारते हुए बोला, तुम शैतान बच्चे, मेरे बाल छोड़ो। जैसे ही जय ने कर्ष को नीचे उतारा, कर्ष ने गुस्से में जय की उंगलियों को अपने मुंह में डालकर जोर से काट लिया और फिर वह भी सोफे के नीचे घुस गया। तक्ष, जो अभी भी चम्मच से कांच की टेबल पर मार रहा था, उसने देखा कि उसके सभी भाई सोफे के नीचे चले गए हैं और अब जय और अमायरा गुस्से में उसे ही देख रहे हैं, तो उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। फिर वह भी जल्दी से जमीन पर बैठकर सोफे के नीचे छिप गया। जय ने स्माइली की ओर देखते हुए गुस्से में कहा, अब तुम कहां भागोगी? तुम ही लेकर आए हो ना इन्हें यहाँ पर, देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। वो अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाने लगा, जिससे स्माइली डर गई। उसने आसपास देखा तो उसे तंश नजर आया। वो खुद को बचाने के लिए तांश के पीछे जाकर छिप गई। उसने डरते हुए कहा, डैडी नंबर 4। ये डैडी नंबर 3 ने मम्मा के शोल्डर को टच किया। स्माइली की बात सुनकर जय रुक गया और गुस्से से बोला, मैंने ऐसा कब किया, झूठी कहीं की। वहीं तंश के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी डार्क हो गए थे। हालांकि वो गुस्से में था, लेकिन उसकी हल्की मुस्कान दिख रही थी। तंश ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, ऐसा लगता है कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो। बड़े भाई, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक बीवी ढूंढ दूं जो तुम्हारे अकेलापन को दूर कर सके। तंश की यह कड़वी बात सुनते ही जय के दिल में एक दर्द सा उठा। मिनी के मरने के बाद उसका एक ही मकसद था, बदला लेना। लेकिन तंश की इस जहरीली बात ने उसे चोट पहुंचाई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था और दोनों भाई एक दूसरे को बेहद गुस्से में घूर रहे थे, मानो किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। क्या होगा तंश और जय के बीच, जानने के लिए बने रहे सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस कहानी का अगला एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट करें।